वेलकम टू सक्सेस कैरियर। सक्सेस कैरियर में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के बारे में। तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिशियन में विद्युत की मूल अवधारणा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? विद्युत की मूल अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो विद्युत है क्या? विद्युत क्या है? ठीक है, विद्युत जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि ऊर्जा के संरक्षण के अनुसार, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा जो है ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा में उसमें रहती है, और वो अगर उससे बल्ब जलाया जाए या कोई वस्तु जो है मतलब जलाया जाए या कुछ चलाया जाए उससे, ठीक है, तो वो क्या हो गया? रासायनिक ऊर्जा से उसमें क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये है कि ऊर्जा जो है ना तो उत्पन्न किया जा रहा है और ना ही नष्ट किया जा रहा है, बल्कि एक रूप से जो है दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है उसका। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, विद्युत जो है, विद्युत चल अथवा अचल, ठीक है, विद्युत जो है चल अथवा अचल जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से संबद्ध एक भौतिक घटना है। क्या है विद्युत? विद्युत जो है चल अथवा अचल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से, देखिएगा, चल या अचल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से संबद्ध एक भौतिक घटना है। क्या है? एक भौतिक घटना है। दूसरी बात किया जाए अगर, तो देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। देखिए, एक बार फिर से समझिए आप लोग कि किसी चालक में यानी कि किसी वायर में विद्युत आवेश के बहाव को, आवेश बोले तो चार्ज, विद्युत आवेश के बहाव को, फ्लो को, ठीक है, फ्लो से, विद्युत आवेश के फ्लो से जो उत्पन्न होगी ऊर्जा, जो एनर्जी जनरेट होगा, उसे हम विद्युत कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिक कहेंगे, विद्युत कहेंगे। ठीक है, आगे है कि किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य, किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य, क्या होने का? आवेशित होने का तात्पर्य यह होता है कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता से होता है। जैसे कि किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य यही है कि उस पदार्थ से, देखिएगा, उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या जो है अधिकता हो रही है। ठीक है, तो अगर कमी या अधिकता हो रही हो तो वहां पे वो क्या होता है? वो पदार्थ जो है आवेशित होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको 3 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि आकाशीय विद्युत का खोज किसने किया था? सबसे पहले आकाशीय विद्युत की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, ये चीज़ जो है इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि केवल ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री की तरफ बता दिएगा तो ये नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ट्रेड का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है। देखिए, बात तो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की ही, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी में योगदान तो दिया ही है, तो पूछेगा ही, जाहिर सी बात है। तो आकाशीय विद्युत की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और देखिए, स्थिर वैद्युत की जो खोज हुई थी, वो खोज किया था, किसने किया था? थेल्स ने किया था। किसने किया था? थेल्स ने किया था। ठीक है, और ये थेल्स ने जो स्थिर वैद्युत की खोज की थी वो 600 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 600 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, अगर देखा जाए विद्युत की खोज जो आजकल के जमाने में चल रहा है, आज के समय में चल रहा है, विद्युत की खोज 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। अब देखिए, माइकल फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने बहुत और भी चीज़ों का खोज किया था। ठीक है, तो हम आगे वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बताते हैं कि विद्युत की खोज 1831 में पूर्णतः जो है माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है,
माइकल फैराडे ने किया था विद्युत की खोज। अब जो भी हम देख रहे हैं, जनरेटर, मोटर, ये सब जो भी है माइकल फैराडे, उससे जो बिजली उत्पन्न होती है कहीं ना कहीं इनका ही जो है योगदान है, जो हम आज जो है बिजली के रूप में चाहे ये सब बल्ब यूज करें, चाहे पंखा यूज करें, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज करें, कहीं ना कहीं इन्हीं का देन है, इन्हीं तीनों का देन है जो आज हम बिजली से है या बिजली का जो उपकरण का उपभोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का उसमें योगदान है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद जो है कुछ अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जो है बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो है आवेश जो होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है आवेश? नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻, यानी कि 10 का पावर -19। ठीक है, 1.6 गुणे 10 का पावर घात -19 कूलाम होता है। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? कितना चार्ज होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। देखिए ये जो है ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये जो दिया है ये बहुत बार पूछा गया है। -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो है कैसा आवेश रहता है, मतलब कि पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता है। तो आप लोग जानते हैं क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था वो किए थे जे थॉमसन ने किया था। वैज्ञानिक कौन थे? जे थॉमसन उनका नाम था। ठीक है, अगर आगे बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.11 गुणे 10 का घात -31 होता है। कितना होता है? 9.11 गुणे 10 का पावर -31 kg। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.11 गुणे 10 का पावर -31 kg होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, देखिए प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो धन आवेशित होता है, धन होता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होता है। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, यानी कि सेम उतना ही होता है। बस इसमें क्या अंतर है कि वो जो है निगेटिव चार्ज होता है, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अगर प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान देखा जाए तो 1.6 गुणे 10 का पावर -27। ठीक है, 1.6 गुणे 10 का पावर -27 kg इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का जो खोज किया था, खोज तो देखिए ध्यान सुनिए, इसमें जो है बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, ये बहुत देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रोटॉन का जो खोज किया था, प्रोटॉन का जो है खोज किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था। और प्रोटॉन का जो नाम दिया था, ठीक है, प्रोटॉन का जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात देख लीजिए, एक चीज़ और, रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है, रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है, अगर प्रोटॉन के बारे में देता है तो कभी भी वो गोल्डस्टीन को ही देता है, यानी कि जो खोज करते हैं उनके बारे में पूछता है। देखिए रदरफोर्ड बिल्कुल भी नहीं देता है, ऑप्शन में देगा ही नहीं। अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड दे भी दिया तो गोल्डस्टीन ही टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे सबसे पहले बात किया जाए तो कोई आवेश ही नहीं होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है किसका? न्यूट्रॉन पे जो मास होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.67493 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। ठीक है, कितना होता है? 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का खोज जो किया था उन्होंने जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर आगे बात किया जाए
तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो है 1840 गुना कौन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, यानी कि एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ध्यान सुनिएगा, एक प्रोटॉन जो होता है वो एक 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक प्रोटॉन, यानी कि कह सकते हैं 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन। ठीक है, तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 1840 गुना, ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया है और अन्य में जो है वो पूछता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन रेलवे का जो है बहुत ही ये जो है बहुत ही क्या कहते हैं चलन वाला क्वेश्चन है, कि बस देखा जाए तो बहुत चलन में रहता है। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम और आगे देख लेते हैं, आगे क्या चीज़ है। देखिए एक फार्मूला होता है कि Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। अब सोच रहे हो Q इक्वल टू आई टी क्या है, तो देखिए Q जो होता है वो आवेश होता है, क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, और I जो होता है वो करंट होता है, करंट यानी कि धारा होता है, हिंदी में ही लिखता हूँ धारा होता है, और T टाइम होता है यानी कि समय होता है। और इसमें जो है समय हमेशा सेकंड में ही लिया जाता है, इसका जो है सेकंड में ही, सेकंड को रखते हैं किस मात्रक में, यूनिट में, सेकंड यूनिट में हमेशा रखते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम I का वैल्यू निकालें, I बराबर, देखिए I बराबर हम निकालेंगे तो निकल जाएगा Q बाई टी, क्या निकलेगा, Q बाई टी। तो हम लिख सकते हैं कि धारा बराबर, धारा बराबर आवेश बटा, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। देखिए धारा का यहाँ से हम परिभाषा आराम से निकाल सकते हैं कि किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह दर को, आवेश के प्रवाह दर को या आवेश के दर को हम समय कहेंगे, सॉरी धारा कहेंगे, क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, धारा कहेंगे, क्या कहेंगे, किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में आवेश के दर को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, धारा कहेंगे, करंट कहेंगे। अब देखिए जो धारा होता है, धारा का मात्रक होता है, करंट का मात्रक होता है, यूनिट होता है, क्या होता है जी, यूनिट। जो करंट का यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर। ठीक है, समय तो जानते ही हैं, टी यानी कि सेकंड, क्या होता है समय का मात्रक, अभी बताया मैंने ऊपर, सेकंड। और आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम में होता है, कूलाम या कूलाम में भी कहते हैं उसको, कूलाम होता है। देखिए इसमें न्यूमेरिकल छोटे छोटे जो है न्यूमेरिकल भी आ जाता है, हम न्यूमेरिकल इस पे आगे हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है, जो भी अगला वीडियो का हम उसमें करवाएंगे आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले देखिए इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि Q इक्वल टू आई टी, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, मैं बहुत ही मतलब उतना ही आपको बता रहा हूँ जितना जो है क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पूरा हिस्ट्री लेकर के चलूँ, पीछे का इतिहास में पूरा इलेक्ट्रिशियन का पूरा आप लोगों को ऊपर दबाव दे दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम उतना ही, भाई देखिए हमने एनालिसिस किया रेलवे का जो पेपर है और भी सारे पेपरों में देखा, तो उसमें मैंने यही पाया कि हम उतना ही आप लोगों को समझाएं या बताएं जितना कि आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी जितना भी है हम पूरा छाप दें, ऐसा कुछ नहीं है। हम उतना ही देखेंगे जितना कि क्वेश्चन आया, और कितना आया कितना गया, इसका ये नहीं कि जो आया ही नहीं, बिल्कुल कभी पूछा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए कि एक तरफ से जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसी के बेस्ड पे हमने ये चीज़ थ्योरी जो है हमने शुरू किया है। और जहाँ जहाँ सॉल्व करने के लिए कोई न्यूमेरिकल टाइप का कुछ आएगा तो ऐसा हम लोग जो है करते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। तो देखिए इसको जो है Q इक्वल टू आई टी, और Q जो है यहाँ पे क्या है, आवेश है, और I क्या है, यहाँ पे करंट है, T टाइम है, समय। इस पे जो है कई सारे क्वेश्चन आएंगे, हम उसको आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे और देखते हैं। तो दोस्तों आगे जो है ध्यान सुनिएगा, कुछ पॉइंट है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पहला पॉइंट जो है इसमें, परमाणु पूर्ण रूप से न्यूट्रल होता है। परमाणु क्या होता है,
पूर्ण रूप से न्यूट्रल होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन दे दिया था कि परमाणु जो है, परमाणु की प्रकृति बताइए, और ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, तो परमाणु कैसा पूर्ण रूप से क्या होता है? परमाणु पूर्ण रूप से न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है। जाहिर सी बात है, अभी हमने क्या बताया कि 1840 इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना होता है क्या? प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, और 1840 गुना होता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा प्रोटॉन से हल्का होगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात किया जाए तो कोई परमाणु होता है, उसमें आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों होता है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक है, और नाभिक में आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, और इसके बाहरी कक्ष में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन अंदर क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और बात किया जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात, तो तीनों में जो है ये जो बाहरी कक्षा जो होता है, मतलब कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एक व्यवस्थित ढंग से ही रहते हैं। जैसे कि देखिए 4 कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम, एन। ठीक है, देखिएगा ये मान लीजिए पहली कक्षा है, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, ऐसे करके। तो पहले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2, इसको मैं मिटा देता हूँ। 2, ठीक है, उसके बाद 8, 2, 8। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2, 8, 18, 32। इसको याद रखिएगा, 2, 8, 18, 32 इस रूप में जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक चीज और है कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 8 रहना चाहते हैं। कितना रहना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं। अंतिम कक्षा में जो है जो इलेक्ट्रॉन जो है 8 ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उतना ध्यान नहीं देना है, इतना यह ध्यान देना है कि जो ऐसे पूछ देगा कि कोष होता है, यानी कि के कोष में, एल कोष में, एम कोष में, एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर के कोष में पूछेगा तो बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और एल कोष में 8 होती है, एम कोष में 18 होती है, और एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। दोस्तों देखिए Q = Ne एक और फार्मूला होता है। Q जो है क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। आवेश यानी कि चार्ज। और N क्या है? N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। ठीक है, इसको हम चार्ज कहते हैं, चार्ज कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगर Q बराबर 1 रखा जाए, यानी कि 1 कूलाम आवेश एग्जिस्ट कराने के लिए, ठीक है, 1 कूलाम आवेश को एग्जिस्ट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन पूछ सकता है
कि एक कूलाम आवेश को एग्जिस्ट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ से इसी फार्मूले से निकलेगा Q इक्वल टू NE से निकलेगा क्या कि देखिए Q का वैल्यू अगर एक कूलाम तो एक रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा N और E का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है इंटू 1.6 गुणा 10 का पावर -19। ठीक है इतना होता है। यहाँ से अगर n का वैल्यू निकाला जाए तो n बराबर 1/1.6 गुणे 10 के पावर -19। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 6.28 गुणे 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक कूलाम, ठीक है, एक कूलाम जो है आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी तो 6.28 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ठीक है तो Q इक्वल टू NE ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है चलिए हम आगे देखते हैं विभव, पोटेंशियल विभव। ठीक है विभव देखते हैं विभव क्या है। देखिए यह किसी आवेश को, विभव जो है किसी आवेश को, किसी चार्ज को अनंत से, किसी चार्ज को इन्फिनाइट से यानी कि अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है क्या कहलाता है विभव कहलाता है। ठीक है किसी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो क्या कहलाता है विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है तो देखिए V बराबर यानी कि विभव बराबर क्या होता है W/Q और W यहाँ पे क्या है कार्य है, कार्य क्या है कार्य बटा क्या आवेश, कार्य बटा आवेश बराबर क्या जी विभव, यानी कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। ठीक है इसमें भी कई सारे सवाल आएंगे तो उसको हम आगे देखते रहेंगे। पहले हम इसको थ्योरी जो है उसको थोड़ा हम समझते चलते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर। क्या है नेक्स्ट विभवांतर। तो देखिए विभवांतर क्या है, थोड़ा विभवांतर भी हम थोड़ा सा समझ जाते हैं कि विभवांतर है क्या। तो दोस्तों ए बिंदु से बी बिंदु तक V1 विभव से V2 विभव तक, देखिएगा फिर से कि देखिए V1 विभव V1 और विभव V2 का जो अंतर होता है, ठीक है यहाँ पे अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। यानी कि VAB बराबर V1 माइनस V2 यही विभवांतर कहलाता है। यानी कि एक बिंदु है दो बिंदु है और एक बिंदु दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे। ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अगर यहीं पे अगर कह दिया जाए कि अगर यहाँ पे V0 हो, देखिएगा ये V1 है V2 हो, यहाँ पे अगर V0 हो और यहाँ पे भी 0 हो, या तो इसको देखिए 1 कर लीजिए, चलिए हम 0 ही कर लेते हैं, 0 हो, यहाँ पे V0 हो, यहाँ पे V0 हो, तो इनका जो है अंतर भी क्या होगा 0 ही हो जाएगा। जब V बराबर 0 हो जाएगा तो इसमें कि धारा का प्रवाह जो क्या होगा, धारा का प्रवाह क्या होगा शून्य होगा, होगा ही नहीं धारा का प्रवाह। जब कोई अंतर ही नहीं होगा तो होगा ही नहीं। या 0 देखिए अगर हम कोई संख्या रख लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि हम रख लेते हैं 10 वोल्ट और यहाँ पर रख लेते हैं 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट रखेंगे तो इनका भी अंतर देखिए 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, करंट जो है उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है तो ये जो होता है दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है चलिए हम इसके बाद आगे चलते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं, आगे की टॉपिक को। तो आप लोग इसको जो है नोट करते रहिएगा। ओके तो दोस्तों आगे जो है टॉपिक हमारा रहेगा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप देखिए वोल्टेज ड्रॉप क्या है। ठीक है वोल्टेज ड्रॉप है कि किसी लोड में
किसी लोड में करंट फ्लो कराया जाएगा, देखिए अगर किसी लोड में करंट को फ्लो कराया जा रहा है तो उस लोड में कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लोड है, उसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है, तो उसमें जो है कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो है, देखिए सॉरी, उस लोड में कुछ न कुछ जो है वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, वोल्टेज जो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता। ठीक है, अब देखिए, अब इन तीनों में जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या कि उसमें वोल्टेज जो है एग्जिस्ट करे, कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है एग्जिस्ट करे। ठीक है, उसमें रहे, तो जो है वोल्टेज जिसमें क्या करे, एग्जिस्ट करेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये देखिए, ये रजिस्टर जो है लगा हुआ है किसी परिपथ, ये कोई परिपथ है, इसमें रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ से करंट जो है आई प्रवाहित हो रहा है, धारा यानी कि करंट आई दिख रहा है आपको, ये जो है आई, और ये इसका क्या है, ये वी आर क्या है, विभवांतर है। ठीक है, इसका विभवांतर है, इसको विभवांतर कहेंगे। और यहाँ से निकलेगा वी आर। आप लोग ओम का नियम जानते होंगे, देखिए हम आगे अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि V इक्वल टू होता है I इंटू आर होता है, I इंटू आर होता है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वी आर इक्वल टू आई आर निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए आपका प्रेरकत्व के लिए, तो वी एल बराबर क्या निकलेगा, एक्सएल और आई निकलेगा। क्या निकलेगा, आई यानी कि धारा। देखिए धारा, अब यहाँ पे क्या है, आई इंटू आर निकला है, V इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए वी एल बराबर क्या निकलेगा, एक्सएल इंटू आई निकलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखा है VC बराबर, कैपेसिटर के अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो VC बराबर क्या निकलेगा, XC इंटू आई निकलेगा, यानी कि धारा निकलेगा। तो इन तीनों में देखा जा रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम जो है वो विभवांतर, धारा और प्रतिरोध में संबंध को दर्शाता है, वो बताता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए एक थोड़ा सा हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, जिसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे V है, ये I है, ये R है, ऐसे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि V जो है समानुपाती होता है I के, V समानुपाती होता है I के। तो यहाँ से जो निकलेगा कि V इक्वल टू, अगर एक कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट बोले तो R को अगर रखा जाए, प्रतिरोध को, तो V इक्वल टू I इंटू आर हो जाता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं R इंटू आई या I इंटू आर। तो यहाँ से निकलता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर निकलता है। तो देखिए अगर हम इसको बंद करते हैं V को, तो क्या दिख रहा है आपको, I इंटू आर। अगर I का वैल्यू ढूंढना है तो देखिए V बाई आर, अगर R को बंद करते हैं तो V बाई आई। देखिए कैसे, अब यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालते हैं, प्रतिरोध का वैल्यू, R ढकिए, देखिए तो क्या निकल रहा है, V बाई आई आ रहा है, तो V बाई आई आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको I का वैल्यू निकालना हो, I का वैल्यू निकालना हो, यानी कि धारा का मान निकालना हो, I इक्वल टू, तो क्या निकलेगा, V बाई आर निकलेगा। I बराबर V बाई आर। ये जानते हैं विभवांतर,
ये जानते हैं प्रतिरोध और ये जानते हैं धारा यानी करंट। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये चीज हमको जो है बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही तो है विद्युत में अगर देखा जाए तो यही तो है जो एकदम जान बना हुआ है, एकदम जो है अगर शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि पहले भी जो पूछता था और आज ही पूछ रहा है, थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ रहा है। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग फोकस करिएगा, याद रखिएगा। और लगभग ये सभी को मालूम रहता है, लेकिन फिर भी कभी पता है ना कि कभी कभी पूरा कॉन्फिडेंस जब ज़्यादा आ जाता है तो फिर क्या होता है। तो ज़्यादा आना अच्छी बात है, लेकिन एक उसका भी जो है तरीका होना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको याद रखेंगे। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद इतना प्रेशर हो जाता है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर करते तो हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि पता है ना कि पॉइंट एक नंबर से भी अगर पॉइंट एक से भी अगर हम पीछे हटते हैं तो बताइए समाज यही कहेगा कि वो अनसक्सेस है, क्योंकि समाज बस इतना जानता है कि आप कैसे भी अगर सक्सेस हो जाते हैं, इससे बस सक्सेस वो देखता है, वो क्या वो एक नंबर से पीछे हुए हैं कि पॉइंट एक नंबर से पीछे हुए हैं, ये समाज ये नहीं देखता है। समाज बस ये देखता है कि आप सक्सेस हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो आप समाज की नज़र में उतना ही है, अगर कोई 10 नंबर से फेल हुआ है तो भी उसी के बराबर है, या एक नंबर से कोई फेल हुआ है या पॉइंट एक नंबर से फेल हुआ है, तो समझिए कि सब इक्वलिटी है, इक्वल ही है समाज की नज़र में। तो देखिए अगर करना है तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जाके एग्जाम हॉल में हम लोग गलती ना करें। तो चलिए हम इसके बाद कुछ अलग टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम देखते हैं आगे कि देखिए रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब यही होता है कि प्रतिरोध यानी कि अवरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोध का क्या मतलब है? अवरोध उत्पन्न करना, अवरोध, अवरोध उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, वही रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम है क्या? अवरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोध का काम है अवरोध उत्पन्न करना। कोई परिपथ है, मान लीजिए कोई परिपथ है, यहाँ पे लगा हुआ है सेल, अब यहाँ पे कोई मान लीजिए कि कोई प्रतिरोध है और यहाँ पे हम एक डाल देते हैं, एक बल्ब जला देते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद जो है ये यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो प्रतिरोध अब यहाँ पे इसका जो है धारा का विरोध करेगा, यानी कि प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है यही प्रतिरोध हो रहा है। प्रतिरोध का काम है परिपथ में अवरोध उत्पन्न करना, ठीक है। प्रतिरोध का काम है अवरोध उत्पन्न करना, ठीक है। तो देखिए हम आगे चलते हैं कुछ अन्य जो है टॉपिक पे, बहुत वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार बार एक रूल का, एक फार्मूले का यूज आता है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में जो है एक फार्मूले का यूज आता है, वो जो फार्मूला होता है वो होता है आर, आर रो एल अपान ए आता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। आर बराबर रो एल अपान ए, यानी कि रो इंटू एल अपान ए, ऐसा करके कुछ आता है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। अभी फिलहाल में आप आर बराबर रो इंटू एल अपान ए को याद रखिएगा। और दूसरी बात, इससे हम कुछ आगे बढ़ते हुए थोड़ा हम चलेंगे कि कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है, कोई वायर है, ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कोई वायर है
ठीक है, ये वायर रहा। इसकी लंबाई मान लीजिए L है, इसकी लंबाई L है। अब प्रतिरोध मान लीजिए R, प्रतिरोध क्या है, R ओम है, मान लेते हैं प्रतिरोध इसका R ओम है, लंबाई L है। और इसका जो परिच्छेद है, जो परिच्छेद, ये परिच्छेद होता है, इसको मान लेते हैं कि A होगा, A होगा, ए मीटर स्क्वायर या ए सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी मान लीजिए, छोटा ही होगा तो mm मान लेते हैं, mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसमें अगर कहा जा रहा है कि एक वायर दिया हुआ है जिसका इसका जो पृष्ठ जो परिच्छेद जो है A दिया हुआ है और इसका प्रतिरोध R दिया हुआ है, तो अगर इस वायर को अगर खींचा जा रहा है, खींच के लंबा किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, खींच के लंबा किया जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, खींचा जा रहा था, मान लीजिए चलिए हम, ये L था, इधर खींच लिया गया, थोड़ा बढ़ गया, इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जब खींचा जाएगा तो जो ये परिच्छेद का जो है क्षेत्रफल, परिच्छेदवा जो है वो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। क्यों जी, पतला हो जाएगा ना जी। चलिए समझ जाइए कि ये मोटा था, अब ये खींच दिया तो पतला हो गया। तो सीधी सी बात है, वो कोई मोटा चीज़ है, देखिए अगर ये मोटा चीज़ है, ठीक, अब इसको इसे पतला किया जाए, आटे का लोइया देखें ना, जो आटा को गूंथ देते हैं, तो ऐसे बनाइएगा ना, तो एक मान लीजिए इतना बड़ा है, उसको खींचिएगा तो क्या होता है, लंबा होता है, तो जब लंबा हो जाएगा तो उसका डायमीटर क्या होगा, ये पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो खींच करके अगर वायर को लंबा किया जा रहा है, तो देखिए उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर खींचा जा रहा है, अगर खींचा जाएगा तो एक फार्मूला याद रखिएगा कि आर न्यू माने कि नया वायर का प्रतिरोध, ये नया तार का प्रतिरोध, आर न्यू बराबर N स्क्वायर गुना, ये N क्या है, गुना R ओल्ड। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इतना बढ़िया समझाएंगे ना कि एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये आर न्यू और N स्क्वायर R ओल्ड है क्या, इसके बारे में हम कुछ बताते हैं। ये देखिए, ये फार्मूला हमेशा कब लगाइएगा, खींचने पर, अभी मैं बताऊंगा। देखिए खींचने पर, खींचने पर नहीं, खींच कर, अगर खींच कर वायर बढ़ाया जाता है, अगर खींच कर वायर बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि ये पहले ये एक वायर है, इसे फिर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये वायर है, इसका जो है प्रतिरोध कितना है, मान लेते हैं कि 10 ओम है। कितना है जी, 10 ओम है। इस वायर का प्रतिरोध 10 ओम है। ऐसी वायरवा को जब हम खींच दे रहे हैं, दिख रहा होगा ना, देखिए इसको खींच देंगे तो इसका थोड़ा डायमीटर छोटा हो जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, वायरवा कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है ना जी कि जब लंबा हो जाएगा तो उसका जो है कितना प्रतिरोध होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है कि अगर खींचने के बाद उसके आर पे यानी कि उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर ऐसा कुछ है, खींचा जा रहा है, तो पहले क्या था, बोल रहा है ना कि खींच करके ना 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। ऐसे पूछेगा कि एक वायर है, उसका प्रतिरोध जो है 10 ओम है और उसे खींच करके 4 गुना बढ़ा दिया गया। कितना गुना बढ़ा दिया गया, 4 गुना बढ़ा दिया गया, लंबाइया 4 गुना कर दिया गया। ये L है, ये 4L हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, लंबाइया बढ़ जाएगा तो 4 गुना लंबाई कर दिया जाता है। तब उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिएगा कितना गुना कर दिया गया है जी, 4 गुना। तो 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और गुणे आर ओल्ड, पहले कितना था जी, 10 ओम था, तो यहाँ पे देखिए 10 ओम, तो आर न्यू यानी कि नया प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा जी, 16 दहा में 160 यानी कि 160 ओम होगा। कितना होगा, 160 ओम। दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, 160 ओम नहीं दिख रहा है। अच्छा देखिए इधर देखिए,
16 में 160 ओम हो जाएगा, 160 ओम हो जाएगा। अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, देख लीजिए, इधर देख लीजिए। आर न्यू देखिएगा, आर न्यू का वैल्यू मान देखिएगा इधर कि चौका 16, 4 गुणे क्या था जी, एन स्क्वायर आर ओल्ड, आर ओल्ड का मान क्या है 10 है, तो देख लीजिएगा चौका 16 गुणे 10 में मतलब कि 10, सॉरी 16 गुणे 10 बराबर 16 10 में 160 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 10 में 160 ओम हो जाएगा। तो यह जो कहानी था किसके लिए था, जब वायर को खींचा जा रहा है, वायरवा को खींचा जा रहा है, तब ये कहानी लगाना है। और जब यही वायरवा को जो खींचा नहीं जाता था, जोड़ा अगर जाता है इसको, मतलब ये वायर है दो सेम, मतलब कि डायमीटर का सेम एक ही जैसा है, अगर इसको जोड़ा जाता तो अब क्या होता, प्रतिरोध के मान पे क्या प्रभाव पड़ता, तो हम उसका भी हम देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं। तो थोड़ा हम इसको मिटा लें, ठीक है, तब तक आपको अगर समझ में आता हो, समझ तो आ ही रहा होगा। अगर ऐसा लग रहा हो कि नोट करने लायक है तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये फार्मूला नोट करिएगा, हम इसको एकदम विधिवत बताएंगे आगे चल करके, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये जो है ये फार्मूला, ये चीज़ आर न्यू बराबर एन स्क्वायर आर ओल्ड, यानी कि गुना का स्क्वायर, ये फार्मूला है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोगों ने क्या देखा कि वायर क्या था, खींचा जा रहा था। अब हम देखेंगे क्या कि वायर को जोड़ा जाएगा सेम डायमीटर में। भैया ऐसा थोड़ा है कि हम इतना मोटा वायर है को पतला वायर इसे जोड़ दिया जाए ऐसे, इसमें तब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम एकदम सेम डायमीटर वाला एकदम हम वायर जोड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या कर रहे थे, खींचा जा रहा था, खींच दिया गया था, अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिएगा एकदम ध्यान समझिएगा। ये वो वायर हुआ ऐसे, ठीक, ये वायर हुआ, ये वायर हुआ, ठीक है। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं क्या है जी, आर ओम है, आर ओम प्रतिरोध है, या हम लिख लेते हैं 10 ओम है ये भी। इसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम, और लंबाई कितना है जी, एल है, एल लंबाई है। और सेम जो है इसमें 4 गुना और तार 4 ही गुना जोड़ते हैं, उसमें भी 4 गुना किए थे, खींच करके लंबा किए तो इसमें 4 गुना और वायर जोड़ देते हैं। तो चलिए 4 गुना जोड़ देते हैं भाई, इसे 4 गुना वायर जोड़ दिए तो बड़का वायर हो गया, एकदम ऐसे जोड़ दिया गया तो बड़ा वायर हो गया। तो भैया एल अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, हाई एल था, अब 4 गुना और ही जोड़ दिया जाएगा तो थोड़ा लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब लंबाई ज़्यादा हो जाएगा तो इसका भी एकदम मस्त फार्मूला है, आर न्यू बराबर क्या होता है जी, एन इंटू आर ओल्ड, बस हो गया बस इतना ही पे, बस रख दीजिए। तो आर न्यू का मान क्या हो जाएगा जी, एन 4 गुना किया गया है ना जी, 4 गुना किया गया है, तो बस 4 गुना आर ओल्ड का मान 10 ओम, तो क्या निकलेगा यहाँ से, 4 दाह में 40 ओम, तो नौका जो वायरवा जो हुआ, लमहर का वायरवा, तो उसका जो है प्रतिरोध कितना हो गया, 40 ओम हो गया, ठीक है। तो अभी जो है बिल्कुल एकदम इस चीज़ को याद रखना है, खींच करके और ये जोड़ करके एकदम ध्यान देना है इस चीज़ को, एकदम ज़बरदस्त तरीके से एकदम आप लोगों का जो है रेलवे के लिए क्लास चल ही रहा है, एकदम चलेगा, टेंशन मत लीजिए। और हाँ ये समझ लीजिएगा इस चैनल पे जो है ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब अराजक चीज़, मतलब कि जो बिल्कुल कभी देखा भी नहीं गया होगा कि पूछा भी है, वैसा कुछ हम लोग बताएंगे नहीं। और ये चैनल पर बस वही चीज़ बताया जाएगा जो आया हुआ है और जो आने आ सकता है, इस टाइप का। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस इतिहास, अब पूरा इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास नहीं हमें बताना है, हमें उतना ही तथ्य लेकर चलना है जितना कि हमें ज़रूरत है, सफलता मिल जाए। क्या है स्टूडेंट लाइफ में, है क्या स्टूडेंट लाइफ में, बस यही ही है, एक बढ़िया नौकरी बढ़िया मिल जाए, उसके बाद हम भाई क्या होता है, हम भी गांव से ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत वो हैं, लेकिन हाँ जितना भी है हम आपसे वादा करते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे, बस ये जो है ज़रूर इसमें से आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, एकदम वही पढ़ाएंगे जो आने वाला है। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी कहानी रच दिए, कहानी वगैरह हमारे इस चैनल पर नहीं होगा। और आप लोग एकदम देखते रहिए और हमेशा ही आप लोग प्यार बनाए रखिए। और जो भी अगर कोई समस्या होती हो, कोई दिक्कत होती हो, पर्सनल हो चाहे कुछ भी हो,
मतलब कि पढ़ाई लिखाई से, ठीक है। कोई भी ऐसा समस्या हो तो आप लोग एकदम इस सक्सेस कैरियर पे एकदम आप लोग इससे जुड़े रहिए। टेलीग्राम भी है, इस चैनल का टेलीग्राम भी है, और बहुत सारा चीज़ें हम सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ है, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। और भी बाकी एकदम यही है आप लोगों से कि ये रेलवे, डीआरडीओ और ये सब चीज़ों में आप लोगों का जितना भी टेक्निकल ग्रेड में, इलेक्ट्रिशियन में जो भी आएगा, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और आप लोग हमेशा हमें भी मतलब मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने का मतलब कि थोड़ा वीडियो को लाइक करते रहिए, और कमेंट भी एकदम करते रहिए। जो भी है आप लोगों के मन में जो चीज़ है वो आप लोग मतलब अपना साझा करते रहिए। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि अब हम अपनी वाणी को विराम दें। चलिए, ठीक है, एकदम आप लोग मस्त रहिए। बाय बाय।